हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे आज हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ योर बायोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. Coming on to flowers, what are flowers? Flowers are the sites of sexual reproduction in the plants. Okay, so whatever the sexual reproduction is going to take place in the plant that is leading to the formation of fruits, it is going to occur through our flowers. ठीक है, तो फ्लावर से पहले देर आर सर्टेन हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस विच टेक प्लेस इन द प्लांट दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लोरल प्रिमोर्डिया. जैसे कि जो मेरा शूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है, दैट इज सेम. इट इज सेम. द शूट अपाइकल मेरिस्टेम, it is modified into floral reproductive meristem. This is modified into a reproductive meristem, which is going to further, develop into inflorescence axis. What is inflorescence axis? Inflorescence axis is the overall arrangement of flowers on the stem. So it is going to bear the inflorescence axis. The inflorescence axis is going to develop the floral primordia. Floral primordia क्या होता है? Floral primordia is going to represent the site origin of the floral buds. जहाँ से floral buds of flower आपके originate होंगे, that will be representing your floral primordia. The floral primordia is then going to bear the buds, and the buds are going to become flower. फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. कमिंग ऑन टू, अब इसके हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं. दीज आर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. बच्चों, ये सारे के सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के इन्फ्लुएंस में काम होते हैं. जितने भी रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं प्लांट की एंड फ्लावर की, दीज आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. अब हम फ्लावर्स की पार्ट्स की बात कर लूँ मैं, तो the colorful parts which you see, these are going to be called as petals. The green part beneath this colorful petal is known as sepal, and this male reproductive part of the flower, this is anther. लिख देते हैं मेल वाला पार्ट, तो यही है एंथर. और एंथर के बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल बोल देते हैं उसको. और उसके तीन पार्ट्स होते हैं: स्टिग्मा, style, this tube part, slender tube part, this is the style, and this last swollen part base is called the ovary. तो पिस्टल के तीन पार्ट्स होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड दैट पिस्टल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. एंथर मेल के एंथर स्टेमेन जो होता है, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेमेन. स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसके दो पार्ट्स होते हैं: द स्वॉलन टॉप, दैट इज एंथर, एंड द फिलामेंट, अ स्लेंडर ट्यूब, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट. ठीक है, ये दो पार्ट होते हैं स्टेमेन के. ये जो ट्यूब होता है, द फिलामेंट, फिलामेंट का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, इट इज अटैच्ड टू द थैलेमस. रिमेंबर प्रॉक्सिमल पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से ही आता है. प्रॉक्सिमल और डिस्टेंस में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको. प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और रिसेप्टिकल. ये जो स्वलन पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज, एंड दिस इज द पेडिसल, जो कि फ्लावर को स्टेम से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज पेडिसल. ये वाला पार्ट है ना, दैट इज पेडिसल. पेडिसल इज कनेक्टिंग द फ्लावर विद द स्टेम. यहाँ पे स्टेम होगी कोई, उस नोड पे जो ये अटैच कर रहा है, इसको पेडिसल बोलते हैं. पेडिसल का ये स्वलन पार्ट है, दैट इज थैलेमस. ठीक है, और इससे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड. Proximal part of filament is attached to thalamus. ठीक है, कुछ टर्म्स होते हैं यहाँ पे जो आपको पता होने चाहिए, जो कि हम यूज करेंगे इन द ओवरऑल चैप्टर. तो मैं बता देती हूँ आपको.
माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रो मीन्स माइक्रो स्टैंड फॉर मेल हेयर, और स्पोरोफिल, फिल जहाँ पे दिख जाए दैट मीन्स लीफ। तो जो लीफ है विच इज बियरिंग द माइक्रोस्पोर्स दैट इज कॉल्ड स्टेमन। तो जो मेरा स्टेमन है ये रहा, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो हेयर स्टैंड्स फॉर मेल एंड मेगा हेयर स्टैंड्स फॉर फीमेल। तो मेगा स्पोरोफिल, फिल again represents the leaf, so the leaf which is going to bear the megaspores that will be called megasporophyll, and वो हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल को, that is female reproductive world, this is carpel or pistil. Coming on to microspore, microspore is your pollen grain, which is going to represent your male gametophyte. What do you mean by gametophyte? क्लास 11th में हम पढ़े थे, the bodies which produce the gametes or sex cells that is called the gametophyte. तो मेल gametophyte कौन है? माइक्रोस्पोर और your pollen grain. So the next is megasporangium. What is megasporangium? Megasporangium is ovule, जो कि ओवरी के अंदर होगा. Microsporangium, microsporangium means the body which is going to bear the microspores. तो microsporangium क्या पार्ट होगा? Microsporangium will be the pollen sacs. इसके अंदर मेरे pollen grain या फिर जो मेल गेमेटोफाइट है वो enclosed होगा. Coming on to embryo sac. Embryo sac is going to represent the female gametophyte. So that's female gametophyte. ये टर्म्स आपको याद रखने चाहिए बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन टर्म्स में. ठीक है ना. कमिंग ऑन टू दी पार्ट्स ऑफ फ्लावर अगेन, जो भी फ्लावर के नॉन एसेंशियल वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? द नॉन एसेंशियल वर्ड्स विल बी पेटल एंड सेपल. ठीक है. अगेन so non-essential words are also called accessory words. Non-essential are called accessory words, और वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हैं? पेटल एंड सेपल. तो पेटल को बोलते हैं कोरोला, सेपल को बोल देते हैं कैलिक्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ यूनिट. एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वर्ड्स कौन कौन से हैं? तो वो है स्टेमन एंड कार्पल. स्टेमन को बोलते हैं एंड्रूशियम एंड कार्पल इज कॉल्ड गाइनोशियम. ठीक है. So now we are going to talk about the male reproductive part, that is stamen. मेल वाला जो पार्ट है फीमेल फ्लावर का दैट इज स्टेमन और एंड्रूशियम. स्टेमन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. एंथर और फिलामेंट आर द पार्ट्स ऑफ स्टेमन. ये आपको दिख रहे हैं, दिस इज द स्वॉलन टॉप व्हिच इज कॉल्ड एंथर, और ये अलग से दिख रहा होगा, दिस इज फिलामेंट. द ट्यूब that is going to be attaching the anther with the thalamus. Proximal part of filament is attached to thalamus. पढ़ चुके हैं हम ये. ठीक है. यहीं पे अगर मैं इसको थोड़ा इलोंगेट करके, सॉरी, एंथर को अगर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपको दिखाऊं तो ये जो मतलब दिख रहे हैं आपको, दीज आर द pollen sac. pollen sac को एक चीज और बोली थी which was microsporangium. The body which bears the microspores, it is called microsporangium. इसके अंदर pollen grains present होंगी which will be representing our male gametophyte. These things which you are seeing, the lines which you see, this is the line of dehiscence जिसके through the anther is going to dehisce or break
और पॉलन ग्रेन्स आपके रिलीज हो जाएंगे। ना कमिंग ऑन टू एंथर, सबसे पहले हम एंथर की बात करते हैं। सो एंथर इज बाइलोब्ड, मीन्स एंथर इज हैविंग टू लोब्स। एंथर इज बाइलोब्ड, एंथर इज बाइलोब्ड एंड tetrasporangiate. Plus it is dithecous. It is having two theca. What do you mean by theca? Theca means walls. So anther is bilobe, means it is having two lobes. Tetrasporangiate means it is having four microsporangia, and it is dithecous means it is having two theca. जो थीका होती है, it is going to be separated by a longitudinal groove that is going to run longitudinally all through the length of the anther. These are the two lobes of the anther, और इसको सेपरेट करती हुई एक जाएगी फिलामेंट हमारी लॉन्गिट्यूडनली, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव भी होती है जो कि इसके लोब्स को सेपरेट करती है। एंड इज गोइंग टू रन थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर। जैसे कि ये एंथर का टॉप है, तो इसके थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जाएगी, दैट इज गोइंग टू सेपरेट द टू लोब्स ऑफ एंथर। A longitudinal groove separate the two lobes, और एंथर की पूरी लेंथ में चलेगी। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो भी अंदर से जा रही होगी वो पूरे उसके लेंथ वाइज चलेगी। जैसे कि यहाँ पे जो चल रही होगी वो उसके पूरे एंथर की लेंथ पे चलेगी, ठीक है। और दो थीका होते हैं एंथर के, विच इज ऑल्सो सेपरेटेड बाय अ ग्रूव। कमिंग ऑन टू लोब्स, तो इसके दो लोब्स होते हैं और दोनों लोब्स के एक एक कॉर्नर पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये एक लोब है, मतलब मैंने बताया ना आपको, ऐसे करके यू सेपरेट करती हुई जा रही होगी वो ग्रुप, तो ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे इसके कॉर्नर्स पे, लोब्स के कॉर्नर्स पे माइक्रोस्पोरेंजिया विल बी प्रेजेंट। इसी तरीके से हर एक लोब में आई एम हैविंग टू माइक्रोस्पोरेंजिया, वन लोब टू माइक्रोस्पोरेंजिया, एंड हाउ मेनी लोब्स, टू लोब्स, ये होते हैं। अब एंथर की लाइनिंग की अगर मैं बात करूं, सो एंथर इज लाइंड बाय फोर टाइप्स ऑफ सेल लेयर्स। एंथर इज लाइंड बाय four types of cell layers. The first one is epidermis. Epidermis is protective in function. सबके अंदर epidermis is going to be protective in function. अभी पूरा ड्रॉ करके भी बताऊंगी कि कैसे कैसे अरेंज होती है। इसका तो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, सिंगल लेयर होती है। एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड, इट इज हैविंग अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एक एग्जांपल और होता है एपिडर्मिस के केस में, विच इज आर्सियोथोबियम, द स्मॉलेस्ट पैरासिटिक प्लांट। उसके अंदर एपिडर्मिस के क्या क्या फीचर्स होते हैं? एपिडर्मिस किसका एपिडर्मिस बच्चों? एंथर का एपिडर्मिस, ठीक है। एक्सेप्शन है आर्सियोथोबियम, मतलब एक्सेप्शन नहीं, यूनिक फीचर इट इज। बच्चों व्हाट इज आर्सियोथोबियम? आर्सियोथोबियम इज द स्मॉलेस्ट पैरासिटिक प्लांट। स्मॉलेस्ट पैरासिटिक प्लांट है ये। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एपिडर्मिस के अंदर अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं। एपिडर्मिस के अंदर डेवलप हो जाते हैं सेलुलोजिक फाइबर्स, जिसकी वजह से इसको फिर हम बोल देते हैं इसके एपिडर्मिस को बोलते हैं एक्सोथीसियम। व्हाट हैपेंस इन आर्सियोथोबियम? एपिडर्मिस possesses fibrous thicknings इसकी वजह से, ड्यू टू विच द एपिडर्मिस ऑफ दिस आर्सियोथोबियम इज कॉल्ड एक्सोथीसियम। याद रख लीजिएगा बच्चों, एक्सोथीसियम किसका केस है?
ठीक है, एक्सोथीशियम इज अ केस ऑफ आर्सियोथोबियम। नीट में पूछ लिया गया है इसलिए बता रही हूँ। सेकेंड जो लेयर होती है दैट इज एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के पास एल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स की थिकनिंग होती है। It is hygroscopic in nature. This is hygroscopic and due to which it helps in the dehiscence of anther. Hygroscopic वो होते हैं बच्चों which are able to absorb the water. So endothelium में alpha cellulosic fibers की thickening होती है, ये hygroscopic होता है which is why it is essential for the dehiscence of anther, जिससे कि anther break हो and pollen grain disperse हो सके। It is going to help in the dehiscence of anther. The third layer is middle layer. बच्चों मिडिल लेयर इज जनरली 1 to 3 लेयर्ड और एफीमेरल होती है। इट इज गोइंग टू डीजेनरेट एट द मेच्योरिटी। अगेन इन तीनों का फंक्शन प्रोटेक्शन ही है। जो सबसे अंदर की लेयर्स होंगी विच दे आर गोइंग टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ नरिशमेंट। तो जो मिडिल लेयर होती है इट इज बच्चों 1 to 3 लेयर्ड, 1 to 3 लेयर्ड होती है और कैसी होती है? एफीमेरल। Ephemeral means it is going to be short-lived. It is going to be short-lived, and soon at maturity it will be degenerated. So what is ephemeral once again? It is short-lived. Means it degenerates at maturity. Next is innermost layer होती है, that is the tapetum. इन तीनों का फंक्शन क्या है? Only protection. The first 3 layers from epidermis to middle layer are going to perform the function of protection. अब जो अंदर की लेयर पढ़ेंगे इनरमोस्ट दैट विल बी टेपेटम। इट इज टेपेटम, इनरमोस्ट लेयर है एंड फंक्शंस टू सर्व द नरिशमेंट टू द pollen grains. इसके अंदर रिच साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, पॉलीप्लॉइडी होती है डेंस साइटोप्लाज्म के साथ। ठीक है, टेपेटम के जो सेल्स होते हैं दे आर रिच इन साइटोप्लाज्म एंड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी मीन्स मल्टीपल न्यूक्लियस इन सिंगल सेल। ये फीचर हो गया टेपेटम के सेल्स का। और नरिशिंग फंक्शन होता है क्योंकि बिकॉज दे आर रिच इन साइटोप्लाज्म। अब दूसरी मैं बताऊं आपको टेपेटम की, तो टेपेटम दो तरीके का होता है, अमीबॉइड। अमीबॉइड जो होता है इट इज शॉर्ट लिव्ड, लोअर एंजियोस्पर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये। अमीबॉइड इज प्रेजेंट इन लोअर एंजियोस्पर्म्स एंड शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, द नेक्स्ट टाइप इज सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर। सिक्रीटरी और ग्लैंडुलर टेपेटम जो होता है इट इज प्रेजेंट इन द हायर एंजियोस्पर्म्स। हायर एंजियोस्पर्म यहाँ लिख लेना, ठीक है, समझ जाओगे आप ऑब्वियसली। ये लोअर में और ये वाला हायर एंजियोस्पर्म से प्रेजेंट होता है। और इसका क्या फंक्शन होता है? पहली बात तो देखो न्यूट्रिशन को और अच्छे से एनहेंस कर देगा ये, जो भी पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो रही होंगी उनके लिए। दूसरी चीज ये क्या करता है? इट सिक्रीट्स स्पोरोपोलेनिन।
व्हाट इज स्पोरोपोलिन? स्पोरोपोलिन जो पॉलन ग्रेन होती है उसकी आउटसाइड लेयर पे प्रेजेंट होता है, तो वो सेक्रेशन का काम भी मेरे टेपेटम का ही होता है. Secretes sporopollenin and provides Ubisk bodies. It provides what? It provides Ubisk bodies. What are the Ubisk bodies? Sporopollenin filled vesicles, जो कि टाइम टू टाइम pollen grain के maturation के लिए यूज हो सकें. So it provides Ubisk bodies, that is sporopollenin filled vesicles. अब इसके अंदर जो चीज लेयर प्रेजेंट होती है टेपेटम के अंदर, सी जो सराउंड कर रही होती हैं एंथर को, वो ये 4 लेयर्स होती हैं: एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम. अलग से देख रहे हो तो भैया टिक कर देती हूँ मैं यहाँ पे. और लेकिन अब जो अंदर प्रेजेंट है एंथर के अंदर, वो क्या है? दैट इज द स्पोरोजीनियस टिश्यू. तो अब हम बात कर रहे हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू की. Which is sporogenous tissue is nothing. It is just the homogeneous mass of meristematic cells. It is a homogeneous mass of meristematic cells जो कि फॉर्म करते हैं pollen mother cell, जिसके थ्रू फॉर्म होते हैं pollen grains. ठीक है, तो ये these are the just homogeneous mass of meristematic cells. इसके अंदर meiotic divisions होते हैं जिससे मेरे pollen grains बन जाते हैं. ठीक है, मैं आपको लेयर का अरेंजमेंट बता देती हूँ. उसमें सबसे बाहर जो लेयर दिखेगी that will be what? It will be epidermis. ये हो गया एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के अंदर जो दिखेगी दैट विल बी द एंडोथीशियम. जैसे कि यहाँ पे अगर बताऊँ आपको तो ये वाली जो लेयर हो जाएगी 1 से 2 सेल की, दैट विल बी एंडोथीशियम. 1 to 3 लेयर जो दिखेगी दैट विल बी द मिडिल लेयर. दिस इज द मिडिल लेयर. और इसके अंदर जो आपको दिखेगी दैट विल बी द टेपेटम. और टेपेटम के अंदर तो फिर स्पोरोजेनियस टिश्यू प्रेजेंट है ही. ठीक है, ये देख लीजिए. जैसे यहाँ पे ये वाले पार्ट को आपने बोल दिया एपिडर्मिस. इसके अंदर एक लेयर है, इसको बोल दिया एंडोथीशियम. 1 to 3 लेयर आई, उसको बोल दिए मिडिल लेयर. और ये जो इस अंदर इसके और बाहर है दैट इज द टेपेटम. फाइनली जो स्पोरोजिनस टिश्यू आया जो कि विच इज प्रेजेंट इनसाइड द एंथर, जो कि फॉर्म करेगा पॉलन ग्रेन्स को, दैट इज द स्पोरोजिनियस टिश्यू, जो कि स्पोरेंजियम में प्रेजेंट है. दैट इज पॉलन सैक में जो भी टिश्यू प्रेजेंट है वो स्पोरोजिनियस टिश्यू. ठीक है, वहीं अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दैट विल बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कुछ नहीं है. लेट मी राइट हियर. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजीनियस टिश्यू बच्चों डिप्लॉयड है, मेरिस्टेमेटिक सेल है. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिप्लॉयड है. और ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ पॉलन मदर सेल. एनसीईआरटी की लाइन है, काफी असर्शन या रीजन में पूछ ली जाएगी या फॉल्स और ट्रू में पूछी जाएगी, तो ये याद रखनी है आपको दैट ईच सेल ऑफ स्पोरोजीनियस टिश्यू is capable of forming a pollen mother cell. Pollen grain, each cell of sporogenous tissue is capable of forming a pollen grain. So each one is a potential pollen mother cell. So each one is a potential pollen mother cell. So each one is a potential pollen mother cell which is diploid.
अब स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर डेवलपमेंट हुआ, पोलन मदर सेल बन गया ये, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या पीएमसी या से याद रख लो, बिकॉज एमएमसी से मेगास्पोर मदर सेल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पीएमसी से याद रख लीजिए, पोलन मदर सेल, दिस इज डिप्लॉइड। ठीक है, पोलन मदर सेल के अंदर हो गई मियोसिस 1 and 2, तो इससे मेरे 4 पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, या जिसको पोलन ग्रेन तो हम बाद में बोलते हैं जब वो डिहाइस हो रही होती है, रादर इट फॉर्म्स अ पोलन टेट्राड। जो पोलन ग्रेन्स होती हैं 4, वो इंटैक्ट होती हैं टेट्रागोनल मैनर में, तो वो बोलते हैं पोलन टेट्राड। हेप्लॉइड होती हैं वही पोलन ग्रेन्स तो हमारी। पोलन टेट्राड जब पोलन ग्रेन में सेपरेट हो रही होती हैं, तो वो कौन सा टाइम होता है, वो वाला टाइम होता है जब एंथर डिहाइस हो रहा होता है। when the anther matures and it starts to dehisce, then the pollen grains separate and liberated as individual pollen grains. 4 pollen grains आपके उस टाइम पे लिबरेट हो जाती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।